हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और रेजिडेंशियल स्टेटस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल 5 हेड्स होते हैं हमारे इनकम टैक्स में। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, ये हमारी टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा 4th इंपॉर्टेंट हेड है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको सैलरी रिसीव होती है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आती है। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 तरीके के हाउसेस होते हैं, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक होता है लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम केवल इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में हम लोग लेते हैं कि जो रेंटल इनकम होती है, जो हम किराए पर देते हैं, उससे मिलने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिखते हैं। अगर हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करें तो उसमें 2 चीजें आती हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस से कमाई हुई इनकम, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर रहते हैं, वो सब प्रोफेशंस में आते हैं, तो उसको लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को, गोल्ड को, सिल्वर को, म्यूचुअल फंड को, बॉन्ड को, डिवेंचर्स को मार्केट में बेचना और खरीदना, अगर उनको बेचने के बाद हमको कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो हम लेते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। जो इन चारों हेड में नहीं आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी तक मैंने 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर दिए। पहला जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स था। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट किया। फिर मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट किया। मैं सीरियल वाइज भी कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पांचों हेड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये सब डिस्कनेक्टेड पांचों हेड हैं। तो याद रखना, जो सबसे सिंपल हेड है उनके लेक्चर्स में सबसे पहले आपको कोर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करूंगा, जो कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट पेपर को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। हर चैप्टर का पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप डालेंगे तो हर लेक्चर का एक इंट्रोडक्शन डेमो लेक्चर मिलेगा जो बिल्कुल फ्री है, जिससे आप ये देख सकते हो कि चैप्टर का बेसिक्स क्या है और दीपक अग्रवाल सर उस चैप्टर को कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप निकुंज ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें और लाइक करें। लेकिन अगर तुम्हें पूरा सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज, तो निकुंज ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को सेल्फ रजिस्टर्ड करें और अपने कोर्स को सिलेक्ट करके आप अपना पूरा कोर्स घर पर बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक मिनिमम प्राइस पे करके घर पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये बीकॉम फाइनल ईयर जो टैक्सेशन लेते हैं और MBA 3rd सेमेस्टर जो फाइनेंस लेते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट MBA इन फाइनेंस करता है उसको इनकम टैक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपिटल गेन होता क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है, कैपिटल गेन इज द 4th इंपॉर्टेंट हेड, यानी कैपिटल गेन हमारा चौथा इंपॉर्टेंट हेड है ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल एंड परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या बेचते हैं
या जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते हैं, वो कौन से हेड में आती है? आर इंक्लूडेड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वाइल जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, लेकिन जब तुम किसी लैंड बिल्डिंग को, किसी फ्लैट को, किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, यानी जो मूवेबल है, इमूवेबल है, जो टेंजिबल है और इनटेंजिबल है, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते हैं तो याद रखना वो उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किसके अंदर आता है? कैपिटल असेट इज टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन। यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज और जितनी भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो सब बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाती हैं। लेकिन जब तुम किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, उससे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो कैपिटल गेन की हेड में जाता है। ये बात ध्यान रखना। ये टॉपिक अंडर सेक्शन 45, जैसे अगर हम अदर सोर्स की बात करें तो वो अंडर सेक्शन 56 में चैप्टर आता है, लेकिन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 में आता है। आगे क्या लिखा है? सेक्शन 45 to 55 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद डील विद द कैपिटल गेन, यानी सेक्शन 45 से लेके 55 तक जो हमारे इनकम टैक्स 1961 में जो सेक्शंस बने, 45 से लेके 50 तक जितनी भी चीजें होती हैं उनको डील किया जाता है कैपिटल गेन में। सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एनी प्रॉफिट और गेन, यानी किसी भी असेट को ट्रांसफर करने पर जो भी आपको प्रॉफिट और गेन होता है अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, जैसे अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25 और असेसमेंट ईयर है 25-26। जैसे हम अगले साल की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर 25-26 होगा और असेसमेंट ईयर हमारा क्या होगा? 26-27। तो क्लियर लिखा है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू द इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, यानी किसी भी कैपिटल असेट को, किसी भी प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैपिटल गेन के चैप्टर में लिया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल असेट्स क्या होता है अंडर सेक्शन 214। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एंड इन इनकम टैक्स लॉ 1961 अ कैपिटल असेट इज ब्रॉडली डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो हेल्ड बाय असेसी। असेसी कौन होता है? जो टैक्स पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, उसको बोलते हैं असेसी, टैक्स पेयर। यानी एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनी असेसी वेदर और नॉट इट इज कनेक्टेड विद देयर बिजनेसेस और प्रोफेशन, यानी जो उसके बिजनेस से कनेक्ट होती है, जो उसके प्रोफेशन से कनेक्ट होती है, जैसे लैंड बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरीज, डिवेंचर्स, शेयर्स, ठीक है, विद देयर बिजनेसेस और प्रोफेशन। दिस इंक्लूड कैपिटल असेट्स में किनको लिया जाता है? जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, इमूवेबल होती हैं, टेंजिबल होती हैं और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमेशा कैपिटल असेट की कैटेगरी में लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। सच एज, जैसे लिखा है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस मेटल्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सबको काउंट किया जाता है कैपिटल असेट्स में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल असेट्स हमारी कितने तरीके की होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना,
कैपिटल एसेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को समझने के लिए हम लोग आगे आने वाले चार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल गेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस चार्ट में आपको सारी चीजें डिटेल में दी हैं कि कौन सी चीज लॉन्ग टर्म है, किसको हमें शॉर्ट टर्म मानना है। तो क्या लिखा है, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, यानी वो कह रहा है कैपिटल गेन की चीज को कंप्यूटेशन करते समय हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है। तो क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर हम बात करें, फर्स्ट वन शुड डिटरमाइन वेदर द असेट ट्रांसफर, यानी जिस भी असेट को तुम मार्केट में बेचने जा रहे हो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो ये क्लियर बोला है, असेट ट्रांसफर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है लैंड बिल्डिंग प्लॉट, यानी किसी व्यक्ति के पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट है या सपोज मान के चलो फ्लैट है। अगर 2 साल के अंदर अप टू 24 मंथ यानी 2 ईयर, 2 साल के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है या मार्केट में सेल करता है तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर 2 साल 1 महीना हो जाए, 2 साल 4 महीने हो जाए, 2 साल 10 महीने हो जाए, 3 साल हो जाए, 2 साल से ऊपर हुआ किसी भी प्रॉपर्टी को, लैंड को, बिल्डिंग को, प्लॉट को और फ्लैट को बेचते समय मोर देन 24 मंथ, तो उसको क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म। याद रखना, अगर प्लॉट, बिल्डिंग, रेजिडेंशियल फ्लैट, कमर्शियल फ्लैट, इनको बेचने में 24 महीने तक अप टू 24 मंथ हुए तो मानना है शॉर्ट टर्म, 24 से ऊपर हुए तो क्या मानना है, लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस मेटल, मतलब जिनके पास गोल्ड है, प्रीसियस मेटल्स हैं, ज्वेलरी है, सिल्वर है, तो याद रखो इसमें नियम चलता है 36 मंथ, यानी अप टू 36 मंथ, 3 साल के अंदर अगर आप इनको मार्केट में बेच देते हो, ट्रांसफर कर देते हो तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर हो जाते हैं, मोर देन 36 मंथ, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। ये बात ध्यान रखना, ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस मेटल। अब हम बात करते हैं शेयर, बॉन्ड्स, यूनिट, डिवेंचर एंड सिक्योरिटीज, यानी किसी व्यक्ति के पास शेयर्स हैं, किसी के पास बॉन्ड है, किसी के पास डिवेंचर है या कोई अदर सिक्योरिटीज है, 12 महीने से ऊपर अगर हो गए, मोर देन 12 मंथ, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म। लेकिन अप टू 12 मंथ, 12 मंथ मतलब 1 साल, अगर 1 साल के अंदर उसने अपने शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड को बेच दिया मार्केट के अंदर तो वो कहलाएंगे शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ऊपर निकल गए तो वो कहलाएंगे लॉन्ग टर्म। तो ये 3 चीजें याद रखना, लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट में नियम चलता है लेस देन 24 या अप टू 24 शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 होगा तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद याद रखना ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी या कोई प्रीसियस मेटल, जैसे कुछ लोग मूंगा पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग और प्रीशियस मेटल्स की, तो उनको अगर 36 महीने के पहले बेच दिया अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, 36 से ऊपर होगा, 3 साल से ऊपर चलेगा लॉन्ग टर्म। और किसी के पास शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर है तो याद रखना 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर हुआ तो लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर किसी के पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं, कोई डेब्ट है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इसमें नियम लगता है 24 मंथ का, 24 महीने तक यानी 2 साल तक हो अनलिस्टेड शेयर्स, है ना, डेब्ट विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ठीक है, इनमें याद रखना 24 मंथ का नियम चलता है। और डेप्रिशिएबल जो असेट्स होती हैं उनको हमेशा शॉर्ट टर्म में लेना है। ये चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो याद रखना इंडेक्सेशन अगर लगाओगे
तो क्या रूल लगेंगे? इंडेक्सेशन नहीं लगाओगे तो क्या रूल लगेंगे? क्योंकि क्या होता है कैपिटल गेन में, जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होती है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आता है तो याद रखना उसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ता है। और हमारा इस साल प्रीवियस ईयर 2024-25 का इंडेक्स 363 है। इंडेक्स क्या होता है? जैसे मान के चलो कि हम कोई प्रॉपर्टी जब खरीदने जाते हैं तो नगर निगम बताती है इसकी वैल्यू ये, यानी कहने का मतलब है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रजिस्ट्री होना। तो गाइडलाइन, जैसे मान के चलो कि मैंने इंदौर में कोई प्रॉपर्टी देखी, उसका रेट चल रहा है 10,000 रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन गाइडलाइन क्या है? 5,000 रुपए स्क्वायर फीट। तो कहने का मतलब है हर चीज की एक इंडेक्स वैल्यू होती है कि इसके ऊपर भी प्रोडक्ट बिक सकता है, इसके नीचे भी बिक सकता है। तो याद रखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 के बाद से हमारे इंडिया में इंडेक्स स्टार्ट किए। यदि तुमने कोई प्रॉपर्टी 2001 के बाद बेची, ध्यान रखना 2001 के बाद बेची और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस साल का 2024-25 यानी प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है 363। और जब ये 2001 और 2 में जब ये चालू हुआ था उस समय इंडेक्स कितना था? बेस इंडेक्स था 100। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कैपिटल गेन के सबसे पहले समझेंगे फॉर्मेट्स। इन फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको जो 9 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं आने वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में, जो सारे लेक्चर निकुंज ट्यूटोरियल एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं किसी कोर्स के अंदर पूरे पोस्ट या डाउनलोडेड किए गए, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिनको तुम मिनिमम प्राइस पे करके कभी भी घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। कोई भी डाउट आए दिए हुए नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट करें। नंबर है 9039514790। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने प्रॉब्लम्स भेजिए रिलेटेड टू चैप्टर, रिलेटेड टू क्वेश्चन। जिसका भी डाउट होगा विद इन 24 आवर उसका सॉल्यूशन, उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है? तो याद रखना केवल हर चैप्टर का एक लेक्चर आपको YouTube चैनल पर फ्री में देखने को मिलेगा, जिस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने अदर फ्रेंड्स को भी बताएं कि यार दीपक अग्रवाल सर इंदौर में निकुंज ट्यूटोरियल आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएगा। केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, निकुंज ट्यूटोरियल की एप्लीकेशन, जो कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको फॉर्मेट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इनके फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मेट सिखाऊंगा वो रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है? लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट अलग होता है, शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले कॉपी पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। असेसमेंट ईयर हमको गिवन है 2025-26। अगले साल ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26-27, उसके अगले साल 27-28। लेकिन जो हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं 24-25 में, यानी दीपक सर ने अगर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो कमाया उसका टैक्स भरेंगे दीपक सर 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर और इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 2025-26 सेम फॉर्मेट बनते हैं। 2 अमाउंट के कॉलम आपको बनाने हैं सबसे पहले। तो पहला कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और मैंने इस स्लाइड में आपको बता दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी 24 महीने से ऊपर हो, सिल्वर गोल्ड 36 महीने से ऊपर हो, शेयर डिवेंचर बॉन्ड 12 महीने से ऊपर हो, अनलिस्टेड शेयर या फिर डेब्ट विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड 24 महीने से ऊपर हो, इनको बेचने में अगर इनसे ज्यादा समय लगता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स कंसीडरेशन, यानी हमने प्रॉपर्टी कितने में बेची, सेल्स कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स। फिर इसमें से माइनस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अब ट्रांसफर एक्सपेंसेस में दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक तो होता है ब्रोकरेज। आजकल मार्केट में किसी भी चीज को तुम्हें बेचना हो तो बिना ब्रोकरेज, बिना ब्रोकर के वो नहीं बिकती है। तो ब्रोकरेज, ब्रोकर को क्या देना पड़ता है, ब्रोकरेज, जिसको हम बोलते हैं कमीशन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ये दो चीजें, सबसे पहले सेल्स कंसीडरेशन लिखोगे, ये दो चीजें अगर गिवन है, इन दोनों को लिखने के बाद इसको बाहर शिफ्ट करोगे तो जो फाइनल आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन। तो याद रखना, पहले लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले लिखो सेल्स कंसीडरेशन ऑफ असेट्स, यानी वो प्रॉपर्टी तुमने कितने में बेची। मान के चलो मैंने एक फ्लैट 10 लाख का खरीदा और 3 साल बाद वही फ्लैट मैंने मान के चलो कि 24 लाख में बेच दिया, तो लिखूंगा ये 24 लाख रुपए 24 लैक्स। ठीक है, अब 24 लाख का फ्लैट बेचा, 1 लाख रुपए दलाली लग गई, ब्रोकरेज देनी पड़ गई, तो ब्रोकरेज लगोगे 1 लाख, कुछ खर्चे लग गए 20,000 रुपए तो 20,000 लिखोगे, तो 1 लाख और 20 जोड़ोगे 120, तो 24 लाख में से 120 माइनस करने के बाद जो बचेगा, जो मेरी जेब में आएगा, उसको क्या बोलते हैं, नेट कंसीडरेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट सेल्स कंसीडरेशन ऑफ असेट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंस। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें से माइनस करेंगे, अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन, यानी जो भी प्रॉपर्टी तुमने बेची वो कभी ना कभी तो तुमने किसी ईयर में खरीदी होगी, तो तुम क्या लिखोगे, परचेज प्राइस ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई इस साल का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ 24-25 जो कि कितना है इस साल 363, डिवाइडेड बाय जिस साल भी प्रॉपर्टी खरीदी हो, इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो याद रखना जितने रुपए में तुमने प्रॉपर्टी खरीदी, परचेज प्राइस ऑफ एसेट मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ 24-25 अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कुछ रिनोवेशन कराना पड़ता है, इंप्रूवमेंट कराने पड़ते हैं। तो याद रखना, अगर आपने रिनोवेशन 2001 के बाद कराए हैं तो उसको आपको यहां कंसीडर करना है, इंक्लूड करना है। लेकिन अगर रिनोवेशन या रिपेयर 2001 के पहले कराएं तो उसको कभी भी कैपिटल गेन के इस पॉइंट में नहीं लेना है। तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई
इंडेक्स ऑफ 25 अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। तो इन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा वो यहां लिखकर फाइनल माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये हमारी फाइनल इनकम आ गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो याद रखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट कैसे याद करोगे? सबसे पहले लोगे सेल्स कंसीडरेशन, यानी प्रॉपर्टी आपने कितने में बेची। ठीक है, मान के चलो प्रॉपर्टी बेची 20 लाख रुपए की, दलाली लग गई, ब्रोकरेज कितनी लगी? ब्रोकरेज लग गई 1 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए में से 1 लाख गए 19 लाख। अब तुम्हारे खर्चे सपोज अदर एक्सपेंस 1 लाख और लग गए, यानी तुम्हारी जेब में कितने आए? 18 लाख। यानी 20 लाख में से 2 लाख का खर्चा हो गया, 18 लाख जो तुम्हारी जेब में आया उसको बोलते हैं नेट कंसीडरेशन। अब अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है LTCGS, तो याद रखना तुमको इंडेक्स निकालना पड़ेगा, और इस साल का इंडेक्स याद रखना 2024-25 का 363 है, 363। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ असेट, जितने भी असेट खरीदी, सपोज मान के चलो 2 लाख की खरीदी होगी कुछ साल पहले, मल्टीप्लाई इस साल का इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस साल का भी तुमने इंडेक्स, माने जिस साल भी परचेज की उस साल का इंडेक्स। जैसे तुमने 2004-05 में खरीदी तो 2004-05 का तुमको इंडेक्स कितना दिया होगा? हर साल का इंडेक्स का एक चार्ट है। लेकिन याद रखो जब तुम्हें यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेपर आएगा तो उसमें आपको ये गिवन रहेगा कि जिस साल तुमने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस साल का इंडेक्स क्वेश्चन के नीचे दिया जाएगा। अगर मैं 2004 एंड 5 की बात करूं तो इंडेक्स था 113, 113 रुपए। ये बात ध्यान रखना, ये इंडेक्स का ऐसा एक चार्ट होता है। ये जो चार्ट है ये आपको पर्टिकुलर देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा चार्ट याद ही नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन कैपिटल गेन का यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आएगा और जिस साल भी तुमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, उस साल का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा। केवल तुमको इस साल का इंडेक्स याद रखो 363। क्लियर? तो अगर इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस की हो आफ्टर 2001, अगर तुमने इंप्रूवमेंट एक्सपेंस 2001 के बाद किए तो याद रखना तुमको लेना है इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ 24-25 अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर की जगह यहां पे लिख देता हूं इंप्रूवमेंट ईयर, माने जिस साल भी इंप्रूवमेंट आपने करवाया हो। इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है? रिनोवेशन, रिपेयर या दोबारा तोड़ ताड़ के फिर से रिकंस्ट्रक्शन, उसको लेते हैं इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस में। अगर 2001 के बाद है तो फाइनल आंसर आता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज समझाने जा रहा हूं। नेक्स्ट चीज समझना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट कैसे बनता है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। असेसमेंट ईयर 2024, अभी कौन सा चल रहा है? 2025-26। बस अगले साल ये 25-26 की जगह क्या हो जाएगा? 26-27। हर साल टैक्स में माइन्यूट चेंजेस होते हैं, केवल 5 से 7%। 95% टैक्स के रूल पुराने ही लगते हैं, ये बात ध्यान रखना। थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जैसे इस साल कैपिटल गेन में इंडेक्स में कुछ चेंजेस हुआ है, टैक्स की रेट चेंजेस हुई हैं, वो अपन ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन, पहले हेडिंग डाल देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
ये तुम आइडेंटिफाई कर ही लोगे। तो सबसे पहले लिखो सेल्स कंसीडरेशन सेल्स कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जिसमें हम दो चीजें लेते हैं, एक तो ब्रोकरेज और दूसरा अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंसेस यहां लिखते हैं, सेल्स कंसीडरेशन यहां लिखते हैं, तो फाइनल आंसर आता है यहां पर नेट कंसीडरेशन। फिर इसमें से माइनस करते हैं। अब इंडेक्स तो निकलेगा नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस ऑफ एसेट्स। इनको माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये हमारा फाइनल आंसर होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट। ठीक है, तो एक मैंने फॉर्मेट सिखाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सिखाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये सिखाया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कुछ रूल जो इस साल से चेंज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे लिखा है स्पेशल पॉइंट्स कैपिटल गेन, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, स्पेशल पॉइंट्स टू बी कंसिडर ऑन और आफ्टर 24 जुलाई 2024, यानी 24 जुलाई 2024, यानी 24 जुलाई 2024 के बाद से कुछ रूल चेंज हुए जो हमें केवल किसके लिए याद रखने हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉसेस। ये बात ध्यान रखना। जैसे पहला, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, लैंड बिल्डिंग प्लॉट, कोई इमूवेबल है जो हिल नहीं सकती है, लैंड बिल्डिंग प्लॉट, तो क्या लिखा है, अगर हम इंडेक्सेशन लेते हैं विद इंडेक्सेशन, तो तुम्हें मालूम है सेल्स कंसीडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करते हैं, और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लेती है, 20%। अगर आप इंडेक्सेशन यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे लेगी 20% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन जाते हैं, कि आप इंडेक्सेशन लगाते ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि सेल्स कंसीडरेशन, तो फिर आपको गवर्नमेंट को माइनस ओरिजिनल कॉस्ट जितने की प्रॉपर्टी खरीदी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कितना लेगी, 12.5, 12.5%। ग्रेजुएशंस में जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो ये हमको याद रखना है कि अगर विद इंडेक्सेशन है तो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना है, 20%, लेकिन अगर विदाउट इंडेक्सेशन रेट है तो कितने परसेंट है, 12.5%। अब हम बात करते हैं शेयर्स एंड यूनिट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना, यदि तुमने मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे, अब स्टॉक एक्सचेंज तो देखो 3-4 हैं, जैसे एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे तो क्या लिखा है, सेल्स कंसीडरेशन। अच्छा, लॉन्ग टर्म तभी कहलाएगा जब टाइम पीरियड क्या होगा, 12 महीने से ज्यादा, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, सेल्स कंसीडरेशन, ओरिजिनल कॉस्ट एंड ट्रांसफर एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। लेकिन अब
अगर हम 2024-25 की बात करें, जब असेसमेंट ईयर था, यानी पिछले साल की बात करें, 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती थी। लेकिन इस साल यानी इस असेसमेंट ईयर 2025-26 में हमें डिडक्शन कर दिए 1,25,000। यदि तुमने शेयर्स या कोई सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे तो ध्यान रखना, जो भी टोटल इनकम निकलेगी उसमें आपको 1,25,000 रुपए तक की एग्जम्पशन मिलेगी। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये चीजें तुम्हें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही ऑन अदर असेट्स, जैसे सिल्वर ज्वेलरी का बताएं 36 महीने से होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन बस याद रखो कि अगर शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हो तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है, यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यानी ये जो पूरा चार्ट मैं आपको समझा रहा हूं स्पेशल पॉइंट का, ये स्पेशल पॉइंट का चार्ट पूरा याद रखना, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगेगा, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। अगर आप विद इंडेक्सेशन लोगे, विद इंडेक्सेशन, तो गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे लॉन्ग टर्म पर 20%, और विदाउट इंडेक्सेशन लोगे तो 12.5% टैक्स भरोगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर मैंने जो कंप्लीट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बस इसमें अब आपको एक चीज और समझनी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, स्पेशल एग्जम्पशन। ये लास्ट चीज है जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा रहा हूं, लेकिन जब मैं सेकंड क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको फिर ये प्रैक्टिकल सम्स जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आए हुए सम्स हैं, ये मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अगर तुमने इनको कॉपी पे प्रैक्टिस कर लिया और एग्जाम में अगर कैपिटल गेन आ गया, 100% यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये क्लासेस केवल ओनली निकुंज ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, जिसके लिए आपको एक छोटा सा मिनिमम प्राइस पे करना पड़ेगा। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन 22 ईयर का एक्सपीरियंस है कि अगर आपने इन चीजों को बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लो कि इनकम टैक्स में ये चैप्टर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए बस एक लास्ट चीज बताते हैं, क्लास 1 में स्पेशल एग्जम्पशन। कभी कभी एग्जाम में थ्योरी में पूछ लेते हैं कि डिफाइन स्पेशल एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। तो देखो, पहला एग्जम्पशन याद रखना है तुम्हें, फर्स्ट एग्जम्पशन, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट एग्जम्पशन, पहला एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54, यानी अंडर सेक्शन 54 कहां एप्लीकेबल होता है। अगर मान के चलो तुम्हारे पास कोई ओल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल हाउस है, उसको बेचकर अगर तुम न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हो, न्यू रेजिडेंशियल हाउस यानी पुराना घर बेचकर नया घर खरीदते हो जिसमें रहते हैं, रेजिडेंशियल मतलब रहना, यानी ओल्ड रेजिडेंशियल को बेच के नया रेजिडेंशियल खरीदोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 54 की एग्जम्पशंस देंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड है अंडर सेक्शन 54D, इसमें लिखा है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी वो कह रहा है कि मान के चलिए कोई इंडस्ट्री है, जैसे इंदौर में बहुत सारे मिल थी, मालवा मिल, भंडारी मिल, राजकुमार मिल, ऐसी बहुत सारी मिलें थी, सब मिलें बंद हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन जमीनों को टेक ओवर कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, उनका जो मुआवजा था वो उनको पे कर दिया
और उसकी जगह नगर निगम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ओपन कर दिए। तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसको अगर इनके गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है तो लोग इन बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। तो अगर हम पैसा लगाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा। तो सीए तुम्हें क्या करेगा, 54 की एग्जम्पशन देगा। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है जो आने वाले क्वेश्चंस में लगेंगे। थर्ड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बॉन्ड एंड नाबार्ड। यानी अगर आप इन तीनों के बॉन्ड परचेज करते हैं गवर्नमेंट के, तो याद रखना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बॉन्ड। इंडिया में बहुत से नेशनल हाईवे कट रहे हैं, उनके लिए बॉन्ड इश्यू होते हैं। आप देखेंगे कई जगह इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बॉन्ड निकल रहे हैं जहां पे हाई टेंशन लाइनें डलती हैं, सोलर पैनल डलते हैं, या पर्टिकुलर आप देखोगे विंड मिल, ठीक है, तो उनके लिए बॉन्ड्स निकलते हैं। नाबार्ड, यानी अगर हम बात करें कि रूरल एरिया के लिए बहुत सारे बॉन्ड इश्यू होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 54 EC की एग्जम्पशन मिलेगी। फिर अंडर सेक्शन 54 EE इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप स्कीम। जैसे हमारे मोदी जी ने पर्टिकुलर बहुत सारी स्टार्टअप स्कीम चलाई, तो लोगों ने जब स्टार्टअप स्कीम में इन्वेस्ट किया उनके बॉन्ड इश्यू हुए। तो याद रखना अगर आप स्टार्टअप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 54 EE की एग्जम्पशन मिलती है। फिर अंडर सेक्शन 54 F, अब अगर तुम मकान बेच के मकान खरीदोगे तो 54 की छूट मिलेगी, डिडक्शन बोलते हैं जिसको। लेकिन अगर तुम मकान के अलावा प्लॉट, सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, इनको बेचकर अगर तुम इन्वेस्ट करते हो किसमें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो 54 F की एग्जम्पशन मिलती है। यानी अदर कैपिटल गेन इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आपको 54 F की एग्जम्पशन मिलेगी। तो इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल गेन मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपॉन नेट कंसीडरेशन। और लास्ट एग्जम्पशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54B। मान के चलिए किसी का पुराना एग्रीकल्चर लैंड है और उसने महू का एग्रीकल्चर लैंड बेचकर, सपोज इंदौर में कोई पुराना नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, तो जब पुराना एग्रीकल्चर लैंड बेचकर नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो मिलता है अंडर सेक्शन 54B। तो उसमें लिखेंगे एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर इनटू न्यू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो ये हो गया 54B। और एक एजम्पशन और है जो आपको ध्यान रखना है, अंडर सेक्शन 54G। यानी 54G क्या होता है कि मान के चलो कि आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, कोई इंडस्ट्री इंदौर में थी, उसको शिफ्ट कर दिया कौन से एरिया में, अर्बन एरिया टू अदर एरिया। तो यहां लिखेंगे शिफ्टिंग इंडस्ट्री अर्बन टू अदर एरिया, तो मिलेगा अंडर सेक्शन 54G। इन सबके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बॉन्ड इश्यू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपको डिडक्शंस देगा।
और एक इसी का एक और है अंडर सेक्शन 54 GA, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे हमारे इंदौर के पास इंडोरामा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को अर्बन से उठाकर सेज में ट्रांसफर कर दिया, सेज, तो आपको 54 GA की एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये कुछ एग्जम्पशंस मैंने आपको बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 54। पुराना घर खरीद के नया घर लेना बेचकर, 54D कंपलसरी एक्विजिशन करना लैंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, 54EC इन्वेस्टमेंट करना NHAI, रैक और नाबार्ड में, 54EE किसी स्टार्टअप स्कीम में पैसा लगाना, 54F अदर कैपिटल गेन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। 54B एक पुरानी एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर न्यू एग्रीकल्चर लैंड लेना, और 54G यानी अपनी इंडस्ट्री को अर्बन से किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट करना। लेकिन 54GA अगर आप अपनी इंडस्ट्री को अर्बन से सेज में ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरा पहला क्लास था जो मैंने कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर इस क्लास को आपने ध्यान से समझ लिया तो समझ लो कैपिटल गेन का बेसिक लेवल आपका पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये लेक्चर YouTube चैनल पर आपको पहला डेमो लेक्चर फ्री में देखने को मिलेगा। निकुंज ट्यूटोरियल MBA डालोगे तो YouTube पे आपको देखने को मिलेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। लेकिन अगर पूरा कोर्स करना है, कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज, ये सारे क्वेश्चंस करना है अगर, तो उसके लिए निकुंज ट्यूटोरियल की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, कोर्स को सिलेक्ट करके मिनिमम प्राइस पर पूरा कोर्स आप खरीद के घर बैठे तैयार कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप निकुंज ट्यूटोरियल भंवर कुआं सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग में भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल क्लास नंबर 2 में, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सब लेक्चर आपको केवल एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।